नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नवाली 1.2 का हल करके बताएंगे। हम जो गणित का पाठ 1 का हल कर रहे हैं, कक्षा 9वीं का गणित का पाठ 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो पिछले वीडियो में हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में जाना था। आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वह है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो जो उससे पहले हम यहाँ पे जो जान लेते हैं कि जो परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या के बारे में हम जो आपको बताते हैं परिमेय संख्या क्या क्या होती है, उसके बाद अपरिमेय संख्या बताएंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या लिख रखा है, पिछले अनुच्छेद यानी कि पिछले जो प्रश्नवाली 1.1 में हमने यह देखा कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी हो सकती है जो परिमेय संख्याएं नहीं है। इस अनुच्छेद में हम अब इन संख्याओं के पर चर्चा करेंगे। अभी हमने जिन संख्याओं पर चर्चा की है वे P/Q के रूप की रही है, यानी कि जो परिमेय संख्या है वो किस रूप में रहती है, P/Q के रूप में रहती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या है वो P/Q के रूप में रहती है, जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q बराबर 0 नहीं होता है। अतः आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसी भी संख्याएं हैं जो इस के रूप में नहीं होती है। तो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या के बारे में जो पाइथागोरस जो महान गणितज्ञ थे उन्होंने यहाँ पे बताया है। इन जो पाइथागोरस सबसे पहले पता लगाया था इन्होंने, पाइथागोरस ने। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पूर्णांकों के अनुपात में जिन संख्याओं को नहीं लिखा जाता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या की परिभाषा यहाँ पे हम जान लेते हैं। आइए अब हम इन संख्याओं को औपचारिक परिभाषा दें। तो यहाँ पे लिख रखा है, संख्या को जो है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। आप यह जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है, इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती है। इनके जो उदाहरण है वो ये हैं, कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 15, पाई, और जो दशमलव में संख्याएं होती है वो होती है अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे आपको याद होगा कि जब हम प्रतीक यानी कि कर्णी का प्रयोग करते हैं तब हम यह मानकर चलते हैं कि वह संख्या का धनात्मक वर्गमूल है। अतः कर्णी 4 बराबर 2 है, यद्यपि 2 और -2 दोनों ही संख्या 4 के वर्गमूल हैं। इस प्रकार यहाँ पे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ऊपर दी गई अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप कुछ जानते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए वर्गमूलों में और संख्या पाई से आप परिचित हो चुके हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों ने यह सिद्ध किया कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, और बाद में 425 ईस्वी पूर्व आसपास साइरिन के थियोडोरस ने यह दर्शाया था कि कर्णी 3 और कर्णी 5 और इस प्रकार से जो कर्णी 17 ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5 आदि को की अपरिमेयता की उपपत्तियों पर चर्चा कक्षा 10वीं में की जाएगी। जहां तक पाई का संबंध है, हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियों तथा इससे परिचित रही है, परंतु 1700 ईस्वी के अंत में ही लेम्बर्ट और लेजांड्रे ने सिद्ध किया था कि एक अपरिमेय संख्या है। जो पाई है वो एक ऐसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। अगले अनुच्छेद में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि 0.101 और पाई अपरिमेय क्यों है। तो यहाँ पर जो हम अब जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि जो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, यानी कि एक थैला है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक थैला बना लेते हैं, इसमें कर्णी 2 लिख लेते हैं, कर्णी 3 लेते हैं। ये कैसी संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं कैसी रहती है, 2/3, 4/5, -6/8। तो इस प्रकार से ये संख्याएं रहती है, ये परिमेय संख्याएं। ये वाली संख्या रहती है परिमेय और ये वाली रहती है अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों के संग्रह को क्या बोला जाता है, इन दोनों के संग्रह को बोला जाता है वास्तविक
संख्याएं है ना दोस्तों। तो वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं किन्हें कहा जाता है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमने जान लिया कि वास्तविक संख्याएं किससे कहा जाता है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो वास्तविक संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है ये आप अच्छे से नोट कर लें। वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? यहाँ पे वास्तविक संख्याओं को r से जो है प्रकट किया जाता है। और जो वास्तविक संख्याओं को जो इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर कहा जाता है। रियल नंबर वास्तविक संख्याओं को कहा जाता है। तो इस प्रकार जो आपको ये याद रखना है कि वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रियल नंबर। और इन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है? वो प्रदर्शित किया जाता है आर से प्रदर्शित किया जाता है और उन्हें इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो इस प्रकार जो यहाँ पे जो अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याओं आपको जो अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि परिमेय संख्याएं किस प्रकार से होती है। उदाहरण भी यहाँ पे दे रखे हैं। जो अपरिमेय संख्याएं ये इस प्रकार की होती है और जो परिमेय संख्याएं होती है वो बट्टे में रहती है। और अब हम आगे यहाँ पे पढ़ते हैं जो यहाँ पे दिया गया है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किससे कहा जाता है? वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर और जो इससे प्रदर्शित किया जाता है आर से। तो अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा रियल नंबर लाइन कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या को क्या कहा जाता है? रियल नंबर लाइन कहा जाता है या वास्तविक संख्या। यही कारण है कि संख्या रेखा उसको क्या कहा जाता है? संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। तो इस प्रकार जो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो अब हम उदाहरण से यहाँ पे जान लेते हैं कि संख्या रेखा पर कर्णी 2 का स्थान हम निर्धारण कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। यहाँ पर सरलता से देखा जा सकता है कि किस प्रकार जो यूनानियों ने कर्णी 2 का पता लगाया होगा। एक एकांक मात्रक की लंबाई की भुजा वाला वर्ग ओ ए बी सी लीजिए। हमने यहाँ पे ओ ए बी सी एक जो वर्ग ले लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओ ए बी सी एक वर्ग ले लिया है, ओ ए बी सी। तब आप पाइथागोरस प्रमेय लागू करके यहाँ देख सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इससे यहाँ पे हम जो एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज क्या कहता है यहाँ पे, उसमें हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं और आपको बताते हैं कि जो एक त्रिभुज में लंब और क्या होता है, कर्ण और आधार क्या क्या होता है। तो यहाँ पे जो ये वाली जो भुजा होती है इसे हम क्या कहा जाता है? इसे लंब कहा जाता है। और ये वाली भुजा को आधार कहा जाता है। और जो ये वाली जो भुजा है इसे कर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार जो कर्ण है वो इन दो भुजाओं के योग के बराबर रहता है। यानी कि जो कर्ण है वो भुजा कैसी रहती है? या इन दो लंब और आधार के भुजाओं के बराबर रहती है। यानी कि जो लंब है और आधार का वर्ग, यानी कि ये लंब और आधार इन दोनों के वर्ग के बराबर होती है कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पे जो आपको समझ में आ चुका होगा पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे जो लागू हो चुकी है। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या कह रही है कि ओ बी यानी कि जो कर्ण है वो कैसी भुजा है? सबसे बड़ी भुजा है। और यहाँ पे जो कर्ण का वर्ग है वो कैसा है? कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा?
जो आधार का वर्ग और जो लंब का वर्ग, दोनों के वर्ग के बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय में जो त्रिभुज है उसको जो क्या उसमें बड़ी भुजा कौन सी रहती है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और ये किस में लागू होगा, यह बात केवल जो है वो समकोण त्रिभुज के लिए ही सच है। यानी कि जो समकोण त्रिभुज में ही जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में वह भुजा जो समकोण के सम्मुख, मतलब समकोण के, ये समकोण बना हुआ है, इसके जो सम्मुख यानी कि सामने वाली भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है वो शेष दो भुजा यानी कि लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर रहता है। इसका मतलब है कि कर्ण त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं से हमेशा बड़ा होता है। अन्य प्रकार के त्रिभुजों में सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण नहीं होती है। उदाहरण के लिए समबाहु त्रिभुज में सभी तीनों भुजाएं समान होती है, इसके लिए कोई भी भुजा सबसे बड़ी नहीं होती है। इसी प्रकार विषमबाहु त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा वह होती है जो सबसे बड़े कोण के सम्मुख होती है। तो इस प्रकार जो सबसे बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है विषमबाहु में। समबाहु में कोई भुजा बड़ी नहीं रहती और जो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वो कर्ण रहती है। तो यहाँ हमने जान लिया पाइथागोरस प्रमेय में जो क्या होता है, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और पाइथागोरस प्रमेय का हमने जो सूत्र है वो हमने यहाँ पे जान लिया है। अब जो हम है ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है जो अपरिमेय संख्या है कर्णी दो, इसको जो कर्णी दो का स्थान निर्धारण करना है हमको संख्या रेखा पर। तो हम यहाँ पे जो अपरिमेय संख्या है उसको हम यहाँ पे जो संख्या रेखा पर है जो इसको यहाँ पे संख्या रेखा पर निर्धारण करेंगे इसका। तो यहाँ पे जो अब हम जो उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो उदाहरण है वो उसको हम अब देख लेते हैं। यहाँ पे जो संख्या रेखा पर हमको क्या है, कर्णी 2 हमको प्रदर्शित करना है, स्थान पर निर्धारण करना है। तो संख्या रेखा पर हमको कर्णी 2 का स्थान निर्धारण करना है या फिर हमको इसको निरूपित करना है। तो यहाँ पे जो कर्णी 2, तो हल यहाँ पे लिख रखा है। यह सरलता से देखा जा सकता है कि किस प्रकार यूनियनियों ने कर्णी 2 का पता लगाया होगा। एक एकक मात्रक को लंबाई की भुजा वाला वर्ग ओ त्रिभुज जो चतुर्वर्ग है वो हमको OABC लेना है। तो हम यहाँ पे जो लिख लेते हैं उदाहरण नंबर हमको जो तीसरा हल करना है, तो हम यहाँ पे हल लिख लेते हैं। हल अब हम क्या करते हैं, हल के बाद हम यहाँ पे जो एक वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो हमने एक वर्ग बना लिया। अब हमको एक जो यहाँ से एक विकर्ण खींच लेना है, तो हम एक विकर्ण खींच लेते हैं। इसके बाद इसका जो नाम है नामकरण कर देते हैं इसका OAB और ये हो गया C। जो ये वाली भुजा रहती है हम यहाँ पे आपको नाम बता देते हैं। तो जो ये वाली भुजा रहती है ये रहती है आधार रहता है, और जो ये वाली भुजा होती है ये लंब होती है त्रिभुज में। एक प्रकार से ये त्रिभुज OAB बन गया। यहाँ पे जो समकोण रहेगा, समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा रहती है। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये हो गया कर्ण। तो ये कर्ण हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमने यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लिख दी। अब हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास क्या है दोस्तों, कर्ण हमारे पास है OB। तो हम यहाँ पे OB लिख देते हैं।
OB। और जो आधार का जो मान है वो कितना है यहाँ पे दोस्तों, आधार का जो मान है हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। और जो लंब है उसका मान भी 1 है। तो जो 1 और 1 हम जोड़ेंगे तो जो करनी 2 हमारे पास मान निकल के आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 और 1 ले रहे हैं। तो लंब जो है हमारे पास वो कितना है, यहाँ पे लंब का मान है हमारे पास AB, तो हम यहाँ पे AB लिख लेते हैं। प्लस आधार हमारे पास कितना है दोस्तों, आधार है OA, तो ये आधार हमने लिख लिया। तो OB वैसा का वैसा रहेगा, O और B का वर्ग बराबर AB का मान हमारे पास 1 है, साथ ही OA का मान भी हमारे पास कितना है, 1 है। तो हम यहाँ पे 1 का वर्ग लिख लेते हैं। 1 का वर्ग आप करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हम यहाँ पे OB लिख लेते हैं। और 1 का वर्ग और 1 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जोड़ने पर 1 और 1 2 आ जाएगा। और ये वर्ग है, जो ये वाला जो वर्ग है ये इधर जाके बराबर की साइड में इधर जाके करनी बन जाएगा। तो हम यहाँ पे OB का मान निकल के आ गया हमारे पास करनी 2, तो हम यहाँ पे चित्र में लिख देते हैं करनी 2। तो इस प्रकार जो मान निकल के आ जाएगा जो करनी 2। अब हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना देते हैं, तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना रहे हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे संख्या रेखा हमने बना ली। अब जो मान है वो हम संख्या रेखा पर यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो जो यहाँ पे जो संख्या रेखा में जो बिंदु रहता है उसको हमने यहाँ पे जो 0 रहता है, 0 के बाद यहाँ पे जो मान रहेगा वो -1 रहेगा, फिर -2 रहेगा, फिर -3, ऐसे करके अनंत तक संख्याएं जाएगी, -40, -50, -100। और जो बराबर की जो साइड में इधर की साइड रहता है वो हमेशा धन के जो नंबर रहते हैं वो 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक चले जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो डायग्राम जो चित्र है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं संख्या रेखा पर। तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मान हमारे पास जो दिए गए हैं हम यहाँ पे पढ़ते हैं। संख्या रेखा पर हम करनी 2 को इस प्रकार निरूपित करते हैं, ऐसा सरलता से किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए शीर्ष 0 या फिर 0 है ना, शीर्ष O 0 के साथ संपाति बना रहे हैं। तो संख्या रेखा पर स्थानांतरित हमको करना है इसको, तो हम यहाँ पे 0 और 1 को ले लेते हैं। हम यहाँ पे 0 और 1 ये हमने ले लिया। इसके बाद 0 और 1 के बाद हम यहाँ पे एक वर्ग बन जाएगा। तो हम यहाँ पे वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, जो चित्र है वो बना लेते हैं। तो हम ये एक प्रकार से चित्र बन गया, और जो रेखा है विकर्ण है इसको हमने खींच दिया। तो जो बिंदु है यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो बना हुआ ये यहाँ पे 1 है। 0 से 1 के बीच में जो पूरी जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, फिर यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, और जो यहाँ पे है जो इसका मान आ जाएगा करनी 2। तो इस प्रकार जो O इसका नाम दे देते हैं हम O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो संख्या रेखा पर आप आसानी से जो अपरिमेय संख्या है उसका जो स्थान निर्धारण कर सकते हैं, और जो उसका जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं उदाहरण में। अभी आपने देखा कि OB करनी 2 है। इस एक प्रकार की सहायता से, यहाँ पे एक प्रकार है ना, एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र माने या 0 को केंद्र माने। यहाँ पे 0 है और इसको हमको केंद्र मानना है, और ये OB त्रिज्या, यहाँ तक की जो त्रिज्या है उसको लेना है, और यहाँ से ऐसा कैसा एक चाप काटना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार की सहायता से एक जो त्रिज्या है वो चाप हम यहाँ पे खींचेंगे, और जो बिंदु P पर ये छाप काटेगा। तो हम यहाँ पे ये हमने जो त्रिज्या लेके छाप काट दिया, और जो बिंदु यहाँ पे बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, P बन रहा है। ये बिंदु P बन रहा है और जिसका मान आ जाएगा करनी 2। तो इस प्रकार जो आप बिंदु P पर जो रेखा है वो करनी 2 के संगत होता है। तो हमने जो उदाहरण नंबर 3 है वो समझ लिया है, और जो इस प्रकार से आपको जो आसानी से संख्या रेखा पर आप जो स्थान निर्धारण करनी 2 का कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कोई भी संख्या आ जाए उसका जो निर्धारण है संख्या रेखा पर आसानी से कर सकते हैं। अब हम जो
उदाहरण नंबर 4 को देखेंगे और उसका स्थान निर्धारण करेंगे। तो अब हमको यहाँ पे लाना है कर्णी 3। जो वास्तविक संख्या रेखा पर हमको कर्णी 3 का स्थान निर्धारण करना है। तो उदाहरण नंबर जो 4 है उसको अब हम यहाँ पे करेंगे, और जो हम यहाँ पे जो वैल्यू है जो निकाल चुके हैं कर्णी 2 और 1 हम निकाल चुके हैं, यानी कि हम पहले देखेंगे कि कर्णी 3 कैसे आता है। तो कर्णी 3 हम यहाँ पे कैसे लाएंगे वो हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम कर्णी 3 यहाँ पे कैसे लाएंगे वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो चित्र है वो हमको बनाना होगा। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया। अब हम जानते हैं कि जो इसका मान हमने निकाला था यहाँ पे 1 है, और जो इसका मान है यहाँ पे 1 है, और जो इसका मान निकल के आया था वो कर्णी 2 है। तो हम कर्णी 3 लाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रफ कार्य करके देखेंगे कि यहाँ पे जो कर्णी 3 कैसे आ सकता है। तो कर्णी 2 का वर्ग हम यहाँ पे करेंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे, तो हमारे पास जो निकल के आ जाएगा यहाँ पे 2 से जो है वर्ग कर्णी कट जाएगी, और यहाँ पे जो आ जाएगा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, और जो इधर की साइड जो कर्ण का वर्ग हमारे पास चल रहा है तो ये इधर आके कर्णी 3 बन जाएगा। यानी कि जो कर्णी 2 और 1 हमको लेना है, कर्णी 2 और 1 हम लेंगे, तो जो मान निकल के आ जाएगा वो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, जो यहाँ पे 3 निकल के कर्णी 3 निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको जो त्रिभुज को आगे बढ़ाते हैं, हम आगे बढ़ा लिए। इसके बाद यहाँ पे इसको हम इससे मिला लेंगे, इससे हम जो रेखा है इसको हम मिला लेंगे, तो जो मान निकल के आ जाएगा वो कर्णी 3 निकल के आ जाएगा, और जो यहाँ पे रहेगा वो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 1 कर्णी 2 और जो कर्णी 2 और 1 हम यहाँ पे पाइथागोरस में मान लेंगे, तो जो कर्णी 3 का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे उदाहरण पढ़ते हैं। ओ भी एक एकांक लंबाई वाले लंब BD की रचना करना है, यानी कि BD की हमको यहाँ पे रचना करना है। ये हम नाम दे देते हैं इसका, ये है O, ये है B, ये A, O A B, ये हो जाएगा D। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करेंगे। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे। हम उदाहरण नंबर कौन सा कर रहे हैं, उदाहरण नंबर 4 का हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमको कर्ण निकालना है, हमको OD यानी कि OD निकालना है। तो हम जो है कर्ण यहाँ पे लिख लेते हैं OD का वर्ग प्लस लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास है DB, कितना है DB का वर्ग प्लस आधार है हमारे पास OD। तो हम यहाँ पे आधार लिख लेते हैं, आधार है हमारे पास OB का वर्ग। तो OD का वर्ग हमारे पास वही का वही रहेगा, क्योंकि इसका मान हमें पता नहीं है, और DB का मान हमारे पास कितना है 1 है, तो 1 का वर्ग लिख लेते हैं, प्लस जो OB है उसका मान है कर्णी 2 का वर्ग। तो ये वर्ग से कर्णी कट जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे जो OD है उसको अकेला करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 जुड़ जाएंगे 3, और वो जो वर्ग इधर आ जाएगा तो कर्णी में बदल जाएगा। तो कर्णी 3 हमारे पास मान आ चुका है। अब हम यहाँ पे एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ पे इस संख्या रेखा खींच ली है। इस संख्या रेखा को हम थोड़ा नीचे यहाँ पे बना लेते हैं। इसके बाद संख्या रेखा खींचने के बाद हम यहाँ पे इसका जो नाम है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0, ये 0 आ गया। इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, ऐसे करके अनंत संख्या आ जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ पे आ जाएगा -3। तो ऐसे करके संख्याएं अनंत कोई सी भी संख्याएं आ सकती है। यहाँ पे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और जो है पूर्ण और पूर्णांक सभी संख्याएं यहाँ पे संख्या रेखा पर आ जाएगी। तो जो अब यहाँ पे हम जो इसका जो निरूपित करेंगे, स्थान निर्धारण करेंगे संख्या रेखा पर कर्णी 3 का।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो त्रिभुज है वो बना लेते हैं। हम जानते हैं इसका मान कितना है, यहाँ पे हम जानते हैं इसका मान 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से 1 तक 1 है। इसके बाद 1 से लेके यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगा AOA B, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये त्रिभुज हमारा बन चुका है। इसके बाद इसको हम जो संख्या रेखा को आगे बढ़ाते हैं, ये रेखा है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और इसको हम यहाँ पे बिंदु O पे मिला लेते हैं। तो जो यहाँ पे इसका जो मान है वो 1 है, इसका मान है 1 है, और जो यहाँ पे जो बनी हुई जो रेखा है, ये कर्ण, इसको हमने पहले बनाया था तो इसका मान निकल के आया था कर्णी 2 और इसका मान है 1, और जो अभी हमने जो पाइथागोरस से मान निकाला है वो कर्णी 3 निकल के आया था। तो हम कर्णी 3 यहाँ पे मान लिख लेते हैं। अब इसका जो नाम है वो लिख लेते हैं OA, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा D। इसके बाद क्या करना है, हमको एक जो त्रिज्या लेनी है OD की, तो हम यहाँ पे O और D की त्रिज्या ले लेंगे, यानी कि हमको ये त्रिज्या लेनी है O से लेके D तक की, और इसको हमको ऐसे कैसे ऐसे छाप काटना है यहाँ तक। तो ये कटा हुआ जहाँ पे जो छाप कटेगा, तो वो वाली जो संख्या रेखा पर जो बिंदु रहेगा उसको हमने यहाँ पे जो नाम दिया है, Q नाम दिया है। जो रेखा को बिंदु Q पर काटता है, तब जो Q है वो कर्णी 3 के संगत है। तो हम यहाँ पे जो मान है, जो कोण है, वो त्रिज्या लेके हम यहाँ पे जो चाप है वो काट लेते हैं OD। तो हमने ये चाप काटा ऐसा कैसा, ये प्रकार की सहायता से बिंदु Q पर कटेगा। तो हम इस बिंदु को नाम देते हैं बिंदु Q, और जो इसका मान है वो कर्णी 3 है। तो तब Q कर्णी 3 के जो संगत रहेगा, है ना। जो बिंदु Q है वो कर्णी 3 के कैसा रहेगा, संगत रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, यही हमको लिखना है कि O केंद्र को, O को या फिर 0 को, है ना, यहाँ पे 0 को केंद्र और OD की त्रिज्या मानकर, तो यहाँ पे जो बिंदु है इसको हमने क्या मान लिया, O मान लिया। तो हम क्या करेंगे, O को केंद्र मानकर OD को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा, एक चाप खींचा। ये हमने जो संख्या रेखा पर, जो संख्या रेखा पर बिंदु Q पर काटता है, तो ये बिंदु Q पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो ये आपको लिखना है, O को केंद्र मानकर हम OD की त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा पर बिंदु Q पर काटता है। तो इस प्रकार हमने जो उदाहरण नंबर चौथा है, इसका जो हल है हमने निकाला। उदाहरण नंबर जो चौथा है उसको हमने अभी हल किया है। अब हम जो प्रश्न वाले 1.2 हल करेंगे। तो अब दोस्तों जो हम प्रश्न वाली 1.2 हल करेंगे, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसमें क्या कहा गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है हमको। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो लिख लेते हैं, प्रश्न वाले 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर रहे हैं, 1 का पहला। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो पहला प्रश्न पूछ रहा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या। तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी रहती है दोस्तों। अपरिमेय संख्या रहती है कर्णी 2, कर्णी 3, ऐसे करके पाई, और जो दशमलव के रूप में रहती है वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों संख्याएं जो सम्मिलित होती है, संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये एक प्रकार से सत्य है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख लेते हैं उत्तर पहले का, उत्तर
हम यहाँ पे लिख लेते हैं यह क्या है, सत्य है, सत्य है क्योंकि क्योंकि जो परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि जो परिमेय संख्या यहाँ पे क्या है, जो परिमेय संख्या किसके परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों के संग्रह को ही जो कहा जाता है वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो ये सत्य है। इसी प्रकार हम जो दूसरा उदाहरण जो प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसका उत्तर लिखते हैं। तो पढ़ते हैं इसके जो प्रश्न। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यह सत्य है या असत्य पूछा गया है, तो यह एक प्रकार से कैसा है दोस्तों, ये असत्य है, ये असत्य है। वो क्यों है असत्य है, ये हम यहाँ पे बताते हैं। क्योंकि जो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक संख्या नहीं होता है, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। यानी कि जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसमें जीरो सम्मिलित नहीं होता है। यानी कि जो संख्या होती है 1, 2, 3, 4 और 5 है ना दोस्तों। तो ये सभी संख्या कैसी होती है, संख्या रेखा पर का प्रत्येक बिंदु कर्णी m का रूप होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो यह संख्या है जो कैसी रहती है, प्राकृत संख्याएं, इसमें जो सभी संख्याएं 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो ये क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। आप कोई सी भी प्राकृत संख्या ले लो और उसको उसका वर्ग करेंगे तो वो संख्या कैसी रहेगी, हमेशा धनात्मक ही रहेगी, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार जो ये कथन है दूसरा वाला, ये असत्य है, क्योंकि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है ना दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर पहले का जो तीसरा कथन है वो पढ़ते हैं। तो तीसरा कथन क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि जो अपरिमेय और परिमेय संख्या के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार यह भी असत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या, क्योंकि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं होती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। पहले और तीसरे का उत्तर एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है, यहाँ पे जो सत्य आ रहा है पहले में, और जो आखिरी के तीसरे क्वेश्चन में आ रहा है असत्य आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, सत्य आ रहा है।
तो ये एक जैसा है, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम हल करेंगे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और जो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का हल हम यहाँ पे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लेते हैं और इसका हल हम अभी आपको बताएंगे। तो हम यहाँ पे जो प्रश्न है पहला, जो उसका उत्तर लिख लेते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हम यहाँ पे नहीं लिख लेंगे। क्यों? उसका हम आगे आपको समझाएंगे। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। तो ये हमने जो यहाँ तक है इसका उत्तर दे दिया है। नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। तो हमारे पास जो आपको याद होना चाहिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक में सभी जो ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य शामिल होता है उन्हें जो पूर्णांक संख्या कहा जाता है, और पूर्ण संख्या में जीरो सम्मिलित कर लिया जाता है उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण यहाँ पे आप जो कर्णी 4 है, कर्णी 4 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 0, जो 2 हो जाएगा। तो कर्णी 4 कैसा है? यहाँ पे जो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है यहाँ पे? जो कर्णी 4 है कैसी? एक अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन जब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास एक कैसी संख्या आ जाएगी? इससे हम जो बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। ये कैसी आ जाएगी? धनात्मक पूर्णांक आ जाएगी। एक संख्या हमारे पास 2 है, वो कैसे आ जाएगी? धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। अब इसको प्राकृत संख्या भी और एक पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं 2 को। तो जो 2 आया है, जहाँ 2 एक परिमेय संख्या है, तो 2 एक परिमेय संख्या भी है, धनात्मक पूर्णांक भी है, प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं और पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जहाँ 2 एक परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या है वो कैसी रहती है? 2/1 के रूप में, 2/1 के रूप में रहती है ना दोस्तों। तो इसके नीचे आप 2/1 लिख दें या कुछ भी लिख दें, यहाँ पे जो एक हमेशा संख्या के नीचे रहता है। तो जो 2/1 या फिर 2 एक परिमेय संख्या है ना। 2 एक परिमेय संख्या 2/1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमने हल यहाँ पे कर लिया है, उदाहरण दिया है, और जो एक परिमेय संख्या है, यानी कि यहाँ पे 2 एक परिमेय संख्या के रूप में आ गई है। इसी प्रकार आप 9 को भी ले सकते हैं। तो 9 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 को हम यहाँ पे हल करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3/1 भी एक प्रकार से कैसी आ जाएगी? एक परिमेय संख्या आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने हल कर लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम तीसरा हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है वो क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे उसका उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर में हम चूंकि हम जानते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख लें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि कर्णी 5 है, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पे कर्णी 5 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 + 1 में के रूप में लिख सकते हैं।
और 4+1 के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस 4 को हम 2 का यहाँ पे वर्ग कर सकते हैं प्लस 1 का वर्ग कर रहेंगे। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, हम यहाँ पे एक जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज। तो हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, इसका हम नाम दे देते हैं OAB। हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं OA और B, और जो इसका जो हम यहाँ पे जो कर्णी में जो लंब है और ये है आधार, हम ये मान लेते हैं ये क्या है, ये लंब मान लिया और ये हमने आधार मान लिया। या फिर हम इसको जो है आधार मान लेते हैं, हम इसको जो 2 की घात इसको आधार मान लेते हैं और जो 1 है उसको हम लंब मान लेते हैं। तो जो संख्या है यहाँ पे, तो हमारे पास आधार कितना आ रहा है दोस्तों, हमारे पास आधार 2 आ रहा है, और जो यहाँ पे जो लंब आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 1 आ रहा है। इस प्रकार जो हमने एक डायग्राम बना लिया है, चित्र बना लिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAB में। तो OAB में हमारे पास क्या क्या आ रहा है वो लिख लेते हैं। हमारे पास OA आ रहा है, OA आ रहा है हमारे पास 2, और AB आ रहा है हमारे पास कितना, 1, और जो OB है हमको क्या करना है, जो है ज्ञात करना है। तो हमारे पास OB हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, हम यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर कर लेते हैं लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो कर्ण है वो हमारे पास कितना है, OB है, और जो लंब है हमारे पास वो कितना है, AB है, और जो आधार है हमारे पास OA है। तो इस प्रकार यहाँ पे OB है, OB का मान नहीं है हमारे पास, तो हमने ये लिख लिया, और AB का मान हमने निकाला था, हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं प्लस OA, यानी कि OA का मान हमारे पास 1 है। तो इस प्रकार जो OB को अकेला करेंगे तो ये वर्ग है, इधर जाके कर्णी में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4, और जो ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो OB को हम अकेला करेंगे तो इधर आ जाएगा 4 और 1 हो जाएगा कितना, 5, ये हो जाएगा कर्णी 5। तो इस प्रकार जो पाइथागोरस प्रमेय से हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो कितना मान आ रहा है, यहाँ पे 2 मान आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे जो मान आ रहा है वो कर्णी 5 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर जो चित्र है वो हम बना लेंगे। संख्या रेखा पर हम जो चित्र है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो हमने संख्या रेखा की लाइन जो है वो खींच ली है। अब हमको जो बिंदु है वो हम यहाँ पे जो बिंदु वो हम यहाँ पे जो संख्या है वो लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इधर धनात्मक संख्याएं रहती है। अब हम ऋणात्मक संख्याएं ले लेते हैं, -1, -2 और ये -3। तो यहाँ पे जो आधार है हमारा कितना आ रहा है, हमारे पास आधार है वो 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 2 आधार ले लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे O से लेके जो 2 तक है वो हमारा आधार आ रहा है ये। इसके बाद जो यहाँ पे जो एक लंब हम खींचेंगे तो हमारे पास ये एक लंब आ गया 2 पे, और इसके बाद हम यहाँ पे एक जो विकर्ण है ये खींच देंगे, यानी कि कर्ण। तो हमारे पास ये खींच दिया। इसके बाद इसका मान हमारे पास कितना है, 2 है आधार, और इसका मान है हमारे पास 1, और यहाँ पे जो निकल के मान आया था वो कितना है, कर्णी 5। तो हम क्या करेंगे, इसका नाम दे देंगे। तो हमारे पास जो नाम है ये हमारे पास है A, ये है A, और ये है हमारे पास B। तो हम क्या करेंगे, OB यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का छाप लेंगे और इसको खींचेंगे। तो जो बिंदु जो संख्या रेखा पर जो प्रतिच्छेद करेगा वो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करेगा, तो उसका मान आ जाएगा जो कर्णी 5।
तो कर्णी 5 जो है वो प्रतिच्छेद करेगा कहाँ पे, जो संख्या रेखा पर, बिंदु P पर। तो हम यहाँ पे जो चाप खींच देते हैं यहाँ पे OB, तो हमने यहाँ पे चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा पर बन जाएगा। तो जो यहाँ पे जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है इसका नाम हम लिख देते हैं P। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अतः बिंदु P कर्णी 5 को प्रदर्शित करता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अतः बिंदु P, यानी कि ये बिंदु है, बिंदु P कर्णी 5, ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु O को केंद्र मानकर तथा OB हमारे पास कर्णी 5 की त्रिज्या लेकर एक चाप बनाते हैं जो संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। अतः बिंदु P कर्णी 5 को क्या कर रहा है, कर्णी 5 को प्रदर्शित करता है। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आगे हमने यहाँ पे जो लिखा था कि आप जो यहाँ पे उदाहरण में क्या लिखा था कि O को केंद्र मानकर यहाँ पे जो चाप खींचा है हमने, कौन सा चाप खींचा है, OB। यहाँ पे OD की जगह OB लिख लेना है आपको। OB की त्रिज्या मानकर एक चाप खींचना है जो संख्या रेखा को बिंदु O पर काटता है। तब Q कर्णी 3 के संगत है, यानी कि तब जो बिंदु P है वो कर्णी 5 के संगत है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा है अभी, अतः बिंदु जो P है वो कर्णी 5 को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर जो हमने तीसरा हल कर लिया है, इस प्रकार जो संख्या जो अपरिमेय संख्या है वो निकलती ही जाएगी। इसी प्रकार से कर्णी 3, कर्णी 2, कर्णी 5, कर्णी 6। तो यहाँ पे जो आखिरी में जो क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। तो यहाँ पे कागज की एक बड़ी शीट लेना है आपको, नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल यानी कि स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना करना है, जिसमें सबसे पहले एक बिंदु O लेना है। ये बिंदु O ले लिया और एकांक लंबाई का रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट OP खींचा, यानी कि हमने OP खींचा। इसके बाद एक एकांक लंबाई वाले OP पर एक लंब रेखाखंड P1 P2 या ये P1 हमने खींचा और फिर P2 फिर P3 ऐसे करके हमको खींचना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कर्णी 2, कर्णी 3, इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा आगे कर्णी 4 है ना दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा कर्णी 4। इसी प्रकार हम यहाँ पे एक फिर खींच देंगे, फिर यहाँ पे एक सर्पिल बन जाएगा, फिर कर्णी 5 ऐसे करके बनते जाएंगे। यहाँ पे जो रेखाखंड खींचना है और जो वर्गमूल सर्पिल की रचना हो जाएगी आपकी। तो इस प्रकार आपको जो क्रियाकलाप करना है कक्षा के लिए, जो क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो हमने जो प्रश्न वाली हमने 1.2 कंप्लीट कर ली है यहाँ पे दोस्तों, और आगे हम जो वीडियो आएगा उसमें प्रश्न वाली 1.3 का हल आपको करके बताएंगे। तो जो छात्र नए जुड़े हैं यूट्यूब चैनल से, वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें अपने जो ग्रुप बने हुए हैं टीचर्स के और छात्रों के। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न वाली 1.3 का हल लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।